नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि टेस्ट सीरीज चल रहा है, तीसरे पेपर का सलूशन आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हिंट हम बताएंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जैसे कि पीछे के दो प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबरा जा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं या डर की वजह से जो है अपना आंसर नहीं भेज रहे हैं। हालांकि हमने काफ़ी प्रेशर बनाया, फिर भी अभी भी जो है आंसर लोग नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका बेइज्जती होगी। आप अपनी बेइज्जती के विषय में अभी तो सोच रहे हो, लेकिन जब आप पेपर दोगे उस समय जब रिजल्ट खराब हो जाएगा तब आपकी कितनी बेइज्जती होगी, इसके विषय में आपने नहीं सोचा। और इस समय तो टेस्ट दे रहे हो ना, तो इस समय कैसी बेइज्जती। मानते हैं कि आप 10 ही प्रश्न करते हैं, 10 ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ही करिए। लेकिन जब 10 पेपर आप दे लोगे, ऑटोमेटिक आप इंक्रीज कर जाओगे। डेली जब प्रश्न देख रहे हो, हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं, हिंट भी कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि सभी कर डालें, जितना भी पेपर हो सबके सब सलूशन कर डालें। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ और भी तो करना है, इसमें जो है समय ज्यादा लग जाता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है हमको कंटिन्यू वर्क करते हुए, तब जाके हम आप सबके सामने जो है इसे अपलोड कर पाते हैं। तो फिलहाल हम जो है आप सबके लिए तैयार हैं कि जो है जितना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए हम कर सकें, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बने, अच्छा ब्रांच मिल जाए। और अच्छा ब्रांच मिलेगा तो आप अच्छे कॉलेज से या अच्छे ब्रांच, जो भी अच्छा कॉलेज, अगर रैंक अच्छा आ गया तो अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, और अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, ब्रांच अच्छा रहेगा तो आपकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। जिसलिए आप तैयारी कर रहे हो पूरा का पूरा सफल हो जाएगा। और अगर ब्रांच सही नहीं मिलेगा, आप किसी तरह पॉलिटेक्निक करोगे तो किसी तरह पॉलिटेक्निक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप रिजल्ट लेकर फिर बाद में घूमोगे। केवल आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, यही 3 में से कोई एक ब्रांच आपको लेना है, और इसके अतिरिक्त और कोई भी ब्रांच आपको नहीं लेना है। ये पहले से दिमाग में बैठा लीजिएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं किसी कंपनी में अगर होते हैं तो वो उनके अनुसार, जो कि उनको किसी कंपनी में रखवा सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो खुद ही कर लेते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जिसके संपर्क में कोई कहीं है ही नहीं, अगर वो सरकारी सर्विस में जाना चाहते हैं तो केवल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, यही 3 ब्रांच है। मैकेनिकल का इधर वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। सन 2011 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी मैकेनिकल का नहीं आया। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है जो सदाबहार ब्रांच है, इसकी वैकेंसी हमेशा आता रहता है, हमेशा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। सिविल जो है, सिविल में भी कोई भरोसा नहीं होता है कि कब इसका बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सन 2004 से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी मिली है तो वो सिविल वालों को मिली है। तो नौकरी की दृष्टि से आज के समय में नंबर 1 पर है सिविल, और इलेक्ट्रिकल नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर इलेक्ट्रिकल है नौकरी की दृष्टि से। और पढ़ाई के मामले में सबसे टफ पढ़ाई इलेक्ट्रिकल का होता है, उसके बाद मैकेनिकल का होता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, अंत में सिविल। यानी सिविल जो ऐसा ब्रांच होता है जो पढ़ाई के मामले में सबसे लो होता है, अर्थात जो सबसे कमजोर छात्र होते हैं वही सिविल लेके पढ़ना चाहते हैं, या उन्हीं के लिए सिविल है ही। परंतु आजकल तो सर्विस की वजह से अच्छे अच्छे छात्र भी जो पढ़ने में टॉपर हैं वो भी सिविल ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको जल्दी से नौकरी मिल जाए, जल्दी से नौकरी पाने के लिए। तो फिलहाल उसमें आपको कहाँ जाना है, किसमें आपका चॉइस है, आपकी हॉबी भी कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कराइएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के लिए कुछ मेहनत करना होगा। इधर 10-15 दिन जो भी है आप मेहनत कर लीजिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। आप देख रहे हैं कि शुरू से ही हम लगे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लगातार पढ़ा रहे हैं। जो लोग हमारे संपर्क में रहे हैं उनकी तो तैयारी अच्छी तरह से है, इसमें दो राय नहीं है। आप रिजल्ट भी देख रहे हैं,
जितने लोग अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं उसमें काफी लोग जो है संपर्क में कंटिन्यू रहे हैं हमारे, तभी वो आज अच्छा कर पा रहे हैं। अगर आप भी अगर संपर्क में रहे होते तो आप भी आज अच्छा कर ले जाते। हमने तो देखा कि जो है काफी लोग जो है 70 में 69 70 तक जा रहे हैं, 60 62 सही हो रहा है, बहुत अच्छा है। पिछली बार तो 55 करने वाला जो केवल 58 क्वेश्चन किया था उसका 5वां रैंक था, और जो 55 क्वेश्चन किया था उसका 7वां रैंक था। आप जरा सोच लीजिए, IRT की बात कर रहे हैं, IERT की। तो इसमें क्या है कि अब इस बार रिजल्ट कैसा होगा, किस तरह का नहीं होगा, वो तो पेपर पर निर्भर करेगा। इस बार तो फार्म भी बहुत कम पड़ा है, बहुत ज्यादा फार्म नहीं है। पिछली बार तो ज्यादा क्या था, IRT में 10,000 के करीब में था, 8,000 समथिंग था, 9,000, जिसमें कुछ लड़के जो है एग्जाम ही नहीं दिए थे। इस बार पता नहीं कितना है, शुरू में तो 4-5 हजार लड़के भरे थे, फिर भी अभी कितना लड़के भरे हैं फार्म, हमको लगता है कि 8,000 से कम ही लड़के IRT में फार्म भरे हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे तो IRT में हो जाएगा, इसीलिए हम IRT का ही तैयारी करवा रहे हैं। हालांकि पॉलिटेक्निक का और IRT दोनों का सिलेबस तो यही है, तो आपके लिए दोनों में ही बेनिफिट रहेगा। पॉलिटेक्निक का भी हम इसमें कराएंगे टेस्ट, ठीक है, तैयार रहिएगा। चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, काफी बात हो गया। हम लोग तेजी से जो है सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है टेस्ट 3 IERT का टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। चलिए तेजी से हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दिया गया है ए बराबर दिया गया है 1 2 3 1 2 3, ये सेट है, और बी बराबर दिया गया है 2 3 4, और समष्टि समुच्चय u बराबर दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछा गया है, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी के लिए इन दोनों में जो कॉमन है उसको, तो कॉमन क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछ रहा है, इसका मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात u का वह सदस्य जो ए इंटरसेक्शन बी में न हो। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 है, तो इसमें से 2 3 हटाकर बाकी सब लिख दीजिए। तो 1 4 5 6 7 8 9, यही हो गया। चलिए समीकरण प्रश्न नंबर 2 कहा जा रहा है कि 7x माइनस 2y बराबर 3 और 11x माइनस ky प्लस 8 बराबर 0 असंगत, तो -3 बराबर 0 असंगत। असंगत का मतलब समांतर, तो समांतर के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2, ठीक है। समांतर के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और इनफाइनाइट हल होने के लिए ये भी बराबर होता है। तो चलिए 7/11 बराबर -2/-k, बस सॉल्व करके k का मान निकाल लीजिएगा। यदि किसी शंकु की ऊंचाई, तीसरा नंबर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तीसरा नंबर को 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन बढ़ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, केवल ऊंचाई में कहा गया और किसी में तो कहा नहीं गया, तो बाकी सभी कांस्टेंट है। जितने कांस्टेंट होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा h। इसका मतलब जितना h में होगा उतना ही v में, h में 50% तो v में भी 50% का बढ़ोतरी होगा, ठीक है। आगे है चौथा 2 sin स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0, तब cos x की वैल्यू होगा। दिया गया है चौथा नंबर की 2 sin स्क्वायर x और प्लस √3 cos x और बराबर -1 या +1 बराबर 0, ठीक है। तो cos x का मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, cos x का। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख दे 1 - cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x और +1 बराबर 0।
तो ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स और प्लस रूट 3 कास एक्स और प्लस 1 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दें तो ये 2 कास स्क्वायर एक्स और माइनस रूट 3 कास एक्स माइनस 1 और माइनस 2, तो माइनस 3 बराबर 0। अब कास एक्स का मान तो आप निकाल लेंगे सीधा 4 के फार्मूले से, माइनस बी, तो बी की जगह पर ये है तो रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए का मान है 2, सी का मान है माइनस 3 अपान 2 ए, बस 2 इंटू ए, तो ए की जगह पर 2। सॉल्व कर लीजिए, कास एक्स का मान निकल गया। ठीक है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई होगी। पिछले दिनों हमने बताया था कि जब ये समचतुर्भुज हो तो समचतुर्भुज के लिए ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर, 8 है तो इधर 4, इधर 4, इधर 3 और इधर 3, 6, तो 4 और 3 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 भुजा हो जाएगा, यानी भुजा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। चलिए, सारणी दिया गया है भार किलोग्राम में और विद्यार्थी से माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सारणी दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न है, 6 नंबर। सारणी में दिया है वर्ग अंतराल 30 से 34 और 34 से 38 और 38 से 42 और 42 से 46 और 46 से 50। ठीक है, अब दिया गया है इसमें तो 6 8, इसमें 30 और 34 का माध्यमान निकालेंगे तो 32 हो जाएगा और 34 और 38 का हो जाएगा 36 और इनका हो जाएगा 40, इनका 44 और इनका हो जाएगा 46, 48 हो जाएगा, 48। अब ये तो x हो गया और बारंबारता f दिया गया है, 6 8 12, 6 8 12, 9 5, 9 5। तो अब आपको क्या करना है, f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स करना है। इसका गुणा इसमें 32 गुणे 6 और फिर 36 गुणे 8, 40 गुणे 12, 44 गुणे 9 और 48 गुणे 5। अब यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स और इसको जोड़ दीजिएगा सिग्मा एफ। ठीक है, 6 8 14, 14 और 12 26, 26 और 9 35, 5 40 हो गया। तो समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, बस निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। 7वां है, यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है तब इसका आयतन होगा। गोले के सतह का क्षेत्रफल दिया गया है और गोले के सतह का जो क्षेत्रफल है वो 5544 है। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको दिया गया है 7वां नंबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। तो आर स्क्वायर बराबर 5544 बटा 4 इंटू पाई, पाई का मान 22 बटा 7। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 ऊपर जाएगा तो ये आर स्क्वायर बराबर 55 गुणे 5544 गुणे 7 बटा 4 गुणे 22। अभी 11 दूना के 22 और ये कट जाएगा, 11 5 55, 0 बढ़ेगा, 4 उतरेगा नहीं जाएगा तो फिर 11 चौक 44। तो अब यहाँ पर 2 चौके 8, 8 से देखिए 8 छक 48, 2 24, 8 से कट जाएगा, 8 छक 48। ठीक है, और 8 से लिखे 24, 63 गुणे 7 आर स्क्वायर। इसका मतलब 7 गुणे 9 गुणे 7 आर स्क्वायर। तो आर बराबर आ गया कितना, तो 7 गुणे 3 यानी 21। आर का मान 21, तो आयतन हो जाएगा 4 बटा 3 पाई आर 3। इसी में आर का मान रखकर निकाल लीजिएगा। ये 7वां नंबर है। चलिए, x तथा y दो बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः h तथा l है। तो और x प्लस वाई बराबर h प्लस l है, तो दिया गया कथन में कौन सा कथन सत्य होगा। तो चलिए देखते हैं
दिया गया है क्या, x प्लस वाई बराबर है h प्लस एल, ठीक है। और हमें पता है कि x इंटू वाई बराबर होता है h इंटू एल। पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये तो पहला दिया है और ये हमें पता है। अब अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस यानी x प्लस एच का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो इधर h प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2hL। देखिए hL xy हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख लीजिए दिया है, तो अगर दिया है तो सही है, तो दिया नहीं है इसमें कोई। चलिए अगला देखेंगे कि जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अब देख लिया जाए कि x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई के लिए या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्यों। और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए तो इसके जगह पर एक्स प्लस वाई की जगह पर एच प्लस एल लिख दें और इसके जगह पर लिख दें एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी निकाला गया, ये तो दिया ही है कि एच इंटू एल होगा। तो ये अगर देखेंगे तो ये एच क्यूब प्लस एल क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब भी हम लिख सकते हैं। देख लीजिए दिया है तो सत्य है, दिया है तो इसका मतलब यही सही है। चलिए अगला है 9 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 का महत्तम समापवर्त HCF। इसका फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करके निकाल लीजिए। अब देखिए अगर नहीं फैक्टर हो पाता है आपसे तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कितना, तो पहला ऑप्शन दिया है x प्लस 3, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से इतना बराबर x प्लस 3 दिया है तो x बराबर माइनस 3, इसमें भी रख दीजिए इसमें भी रख दीजिए, जीरो अगर आ गया दोनों इसका मतलब ये सत्य है, क्लियर है। और अगर दूसरा ऑप्शन मान लीजिए जीरो नहीं आया और x तो दूसरा चलिएगा तो x माइनस 3 है, तो इसका मतलब x बराबर यहाँ 3 रखकर चेक करिएगा कि दोनों में रखने पर जब जीरो हो जाएगा तो वही HCF होगा, नहीं तो HCF नहीं होगा, क्लियर है। चलिए पिता की आय, अगला नंबर 10 नंबर दिया गया है कि पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। पिता की आय तो पिता के लिए P, पुत्र के लिए B, ठीक है। और पुत्र की आय के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो 5 जोड़ दें बराबर हो जाएगा। अब 5 वर्ष पश्चात पिता की आय पुत्र की आय की 2 गुनी, 5 वर्ष पश्चात तो 5 वर्ष बाद पिता की आय P प्लस 5 और पुत्र की आय B प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष पश्चात तो आय पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, 10 जोड़ दे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, अब इसी को सॉल्व करके P और B का मान निकाल लेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि इसमें पुत्र की आयु 2 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष दिया है, तो पुत्र की आयु अगर इसमें 2 वर्ष रख देंगे, 2 3 6 5 11, यानी पिता की आयु 11 वर्ष तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर 8 वर्ष रखते हैं तो 8 के लेके 24 5 29, तो P बराबर 29 और 5 जोड़ देंगे तो 29 और 5 34। अब इधर देखिए कि B का मान कितना है, तो B का मान 8 है, तो 8 और 5 13 गुना के 26, 26 और 10 36 और इधर 29 और 5 34, तो ये सही नहीं है, तो 10 और 14 चेक करिएगा, ठीक है। तो रखकर चेक कर लीजिएगा, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर है कि दो शंकुओं
दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 तथा आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। इस प्रश्न का आंसर आपके जो टेस्ट हमने लिया था, जो भेजा था, उसमें गलत दिया गया था। तो देखिए V1/V2 ये 11 नंबर बराबर R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 होगा। अब दिया गया है कि ऊंचाइयों का अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 3/1 का स्क्वायर और ऊंचाइयों का अनुपात 1/3 है। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 9/1 गुणे 1/3 से 3 कट जाएगा, तो 3/1 यानी 3:1 हो जाएगा। 3:1 दिया है तो लगा लीजिएगा। शायद इसमें 1:1 दिया गया था तो गलत था, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, हमने बता भी दिया था कि ये गलत है। कोई मैसेज किया था जिनके द्वारा पता हमें चला था, शायद सतीश कश्यप जी थे क्या। तो चलिए आइए अगला नंबर 12 नंबर है। 24 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बारह नंबर है कि ये वृत्त है और कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा, 24 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 24 से इधर 12 हो गया, इधर 12 हो गया, इसका मतलब ये त्रिज्या हो जाएगा 13। तो r बराबर कितना हो जाएगा 13। क्यों 13 होगा? क्योंकि √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये 90 अंश होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा वह जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि इससे 12 सेंटीमीटर की जो दूरी पर है, यानी ये 12 है और ये 13 है, तो जब 13 ही है तो ये x मान लेते हैं। तो x है तो x निकल जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 5 आएगा। तो 5 इधर हुआ तो 5 इधर, तो यानी जीवा हो जाएगा कितना 10। चलिए अगला है एक जादूगर शंक्वाकार टोपी पहने हुए हैं जिससे उसका सिर पूर्णतया ढका है। यदि टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, तो 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ है। शंकु का क्या है? वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है। वक्र पृष्ठ L है, त्रिज्या R है, तो πr_L बराबर दिया गया है 840। ठीक है, उसके सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई। अब सिर का परिमाप, तो परिमाप ये πr यानी यहाँ पर 2πr बराबर p और p दिया है 56 सेंटीमीटर। πr_L होता है तो 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग दे दें, तो 2πr बराबर 56, तो 56 गुणे L बटा 2 बराबर 840। तो L बराबर हो जाएगा 840 बटा 56 और यहाँ हो जाएगा 2। तो पूछा गया है तिरछी ऊंचाई, तो बस तिरछी ऊंचाई यही है, निकल जाएगा। 14 नंबर है। यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में, कह रहा है कि 8 पुरुष या जब भी दिया हो तो बराबर होता है, 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाएं कि काम 5 दिन में हो जाए। इसका मतलब P2 बराबर 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाएं कि काम जो है 5 दिन में हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें 12 महिला मान लेते हैं। 12 महिला 10 दिन में, तो कितनी महिला 5 दिन में करेंगे, तो P1 D1 बराबर P2 D2। तो P1 है 12 गुणे 10 बराबर P2 ज्ञात करना है, D2 5 है, तो P2 बराबर 12 गुणे 10 बटा 5, 5 गुना के 10, 12 गुना के 24 महिलाएं चाहिए। अब आप जानते हैं कि 8 पुरुष जो है 8 महिलाओं के 12 महिलाओं के बराबर, तो 4 पुरुष कितने 6 महिलाओं के बराबर, यहाँ 4 पुरुष हैं, यानी 6 महिला पहले से हैं लगभग। तो 6 महिला तो पहले से हैं और 24 महिलाएं टोटल चाहिए, तो 6 घटा दीजिए तो 18 महिलाओं की आवश्यकता होगी। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 18 महिलाओं की। ठीक है, अब ये ना कि 24 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए
यदि a बराबर b टू द पावर x और b बराबर c टू द पावर y और c बराबर a टू द पावर z हो तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि a बराबर है b टू द पावर x और b बराबर है c टू द पावर y और c बराबर है a टू द पावर z। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर b की जगह पर लिख दें c, तो यहाँ पर लिख दें c टू द पावर y और इस पर पावर है x। ठीक है, तो c टू द पावर x इंटू y हो गया a। अब देखिए c बराबर क्या है a टू द पावर z, तो यहाँ a टू द पावर z और इस पर हो जाएगा x इंटू y। ये a टू द पावर x इंटू y इंटू z, ये a, तो यहाँ पर a पर क्या घात है 1 और इधर a पर इतना, तो यानी x इंटू y इंटू z बराबर 1। यदि 2 टू द पावर x माइनस 1, अब देखिए 16 नंबर है, यदि 2 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 4 टू द पावर y प्लस 2। ठीक है, और दिया है कि 3 तथा 3 टू द पावर x माइनस 2 बराबर 9 टू द पावर 2y माइनस x। तब x तथा y के मान हैं, x और y के मान पूछे गए। ठीक है, x का मान और y का मान बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4 है तो इसको 2 लिख दें, तो 2 पर 2y प्लस 4 हो जाएगा, यानी समीकरण क्या हो गया x माइनस ये x माइनस 1 बराबर 2y प्लस 4, यानी x माइनस 2y बराबर इधर हो जाएगा 5, समीकरण a। और इसके द्वारा अगर लिखा जाए तो 3 टू द पावर ये 4y माइनस 2x हो जाएगा, अदर x माइनस 2 है। तो चलिए, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 बराबर 4y माइनस 2x। अब इसको एक तरफ लेके आए तो ये 3x हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और 3x हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस 2 है और ये माइनस 4y बराबर 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, या जो ऑप्शन में दिया गया है x और y का मान, उसको रख कर आप संतुष्ट करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 17 नंबर, ये 16 नंबर था, 17 नंबर। थोड़ा फैन धीरे स्लो कर दीजिए। चलिए 17 नंबर देखा जाए, दिया गया है कि log ऑफ m बेस 12 बराबर a और log ऑफ m बेस 18 बराबर b, तो a माइनस 2b अपान a b माइनस 2a का मान पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, a का मान दिया है log ऑफ m बेस 12 और माइनस 2b, तो log ऑफ m बेस 18। ठीक है, और यहाँ पर b, तो log ऑफ m बेस 18 माइनस यहाँ पर 2 log ऑफ m बेस 12। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि जैसे यहाँ पर a हो यहाँ b हो, ये आपस में अगर इंटरचेंज होता है तो 1 अपान हो जाता है, 1 अपान log ऑफ यहाँ b यहाँ a हो जाएगा जब इंटरचेंज होता है। तो हम वही काम यहाँ पर करेंगे, क्या कि देखिए ये m है तो m को यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा 1 अपान log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा क्या m और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 अपान log ऑफ m, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा m। ठीक है, बेस m हो जाएगा। नीचे भी हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ 18 माइनस 2 और यहाँ पे 1 अपान log ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा m। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ 8 यहाँ पर आ गया, तो log ऑफ 8 माइनस 2 log ऑफ 12। ठीक है, और ये m है, यहाँ भी m है, और नीचे ये और ये नीचे कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो log ऑफ 12 माइनस 2 log ऑफ क्या 18। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ m है तो m हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए 8 है तो 2 का क्यूब तो 3 लाख 2 हो जाएगा, 3 लाख 2। और ये 12 है -2, 12 को लिखेंगे क्या है 4 गुणे 3, तो यहाँ पर 4 को लिख दें 2 लाख 2, तो 2 लाख 2 और प्लस लाख 3, और नीचे हो जाएगा लाख 2 लाख 2 प्लस लाख 3 12 के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 18 है ना, ये सॉरी ये 18 है, हमने 8 लिख दिया था। 18 को लिखेंगे 9 गुणे 2, तो 9 गुणे 2 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो 9 गुणे 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 लाख 3 और प्लस लाख 2, ठीक है लाख 2। अब यहाँ पर 2 लाख 2 प्लस लाख 3 -2, और इसमें लिखेंगे 2 लाख 3, ठीक है, और प्लस लाख 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ये था 17। 18 नंबर है समीकरण 4 टू द पावर x। चलिए 18 नंबर देखा जाए, 18 नंबर ठीक है। 4 टू द पावर x माइनस 3 x टू द पावर माइनस 1/2 बराबर 3 टू द पावर x और प्लस 1/2 और माइनस 4x टू द पावर माइनस 1/2 में x का मान होगा। x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ से 4 टू द पावर x है, यहाँ पर क्या है 4 टू द पावर x। सीधी सी बात ये है कि इसमें x का सॉल्व अगर नहीं हो पाता है तो जो ऑप्शन में वैल्यू दिया गया है वह मान रख कर संतुष्ट करा दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे, संतुष्ट करा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x का मान रख कर आप संतुष्ट करा दीजिए और संतुष्ट हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। और अगर सॉल्व करेंगे आप तो देखिए सॉल्व करते समय आपको क्या करना होगा, हम बताते हैं आपको कि यहाँ 4 टू द पावर x है, तो जो 4 है उसको एक तरफ कर दीजिए और 3 को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है 3x और ये 4x, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करिएगा कि x माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा कि यहाँ पर 4 टू द पावर x माइनस 1/2। ऐसे x प्लस 1/2 है तो उसी तरह x माइनस 1/2 ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए अब आप क्या करिएगा कि यहाँ पर x का मान या तो ऑप्शन से रख दीजिएगा या तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 टू द पावर x और माइनस ये हो जाएगा 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस 1/2 बराबर 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1/2 और माइनस 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब 4 को एक तरफ लेके चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर x है तो ये और ये एक तरफ आ जाएगा, तो 4 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा, ये 4 है ना, तो ये 1 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो 3 टू द पावर 1/2 और ये जाएगा तो प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/2। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो 4 टू द पावर x 1 प्लस ये 1/4 टू द पावर 1/2 तो ये 2 हो जाएगा बराबर 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1/2 यानी √3 और प्लस 1/√3 तो ये 3 और 1 4 3 टू द पावर x और इसको लिख दें 4/3 पर 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x ये 2 1 3 अपान क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम लिखेंगे 4 टू द पावर x और इसको लिखेंगे 3 और इस 2 को लिख दें अंडर रूट में 4 या 4 पर 1/2 हम 4 के रूप में बनाएंगे और यहाँ 3 टू द पावर x है और इसको लिख दें 4 और 3 पर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर 4 टू द पावर x और नीचे आ जाएगा 3 टू द पावर x, ठीक है।
बराबर ये जाएगा ऊपर, तो 4 पर 1 प्लस ये 1/2, देखिए ये जाएगा गुणा होगा, और नीचे जाएगा ये, तो 3 पर 1 प्लस 1/2, अब ये जाएगा 2 1 3/2, यानी 4/3 पर 3/2, और यहाँ पे हो गया 4/x, 4/3 टू द पावर x बराबर 4/3 टू द पावर 3/2। इसका मतलब x बराबर हो गया 3/2। सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। प्रश्न में थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए 18 19 नंबर है a प्लस बी बराबर √3 a माइनस बी बराबर √2, ठीक है। तो 19 नंबर, अब 19 नंबर देखिए, a प्लस बी बराबर दिया गया है √3 और a माइनस बी बराबर दिया है √2। तो पूछा गया है 4ab और a² प्लस b² का मान। तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 2। जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस b² यहाँ पर 2 बराबर ये 5, तो a² प्लस b² बराबर 5/2। a² प्लस b² का मान आ गया, और ab इंटू 4ab। अब देखिए जब a² प्लस b² का मान आ गया तो 5/2, और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, तो 4ab भी है, a² प्लस b² के अतिरिक्त 4ab भी है। तो चलिए 4ab के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4ab इसका और इसका आपस में गुणा कर दें, तो a² माइनस b² का मान हो जाएगा, क्यों? a² माइनस b²। अब a² प्लस b² का मान आ गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर तो 3 है, और ये a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3, इसका मान तो 5/2 है, प्लस 2ab बराबर 3, तो 2ab बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5/2, 2 3 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, यानी 4ab बराबर 1। तो 4ab बराबर 1 हो गया, a² प्लस b² बराबर 5/2, तो 4ab इंटू a² प्लस b², इसका मतलब 5/2 ही आंसर होगा। ये था 19 नंबर। 20 नंबर आप देखिए, a टू द पावर 1/8 प्लस a टू द पावर माइनस 1/8, ठीक है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए, a टू द पावर 1/8 और माइनस प्लस 1/a टू द पावर यहाँ पर 1/8 और इंटू a टू द पावर 1/8 और माइनस 1/a टू द पावर 1/8 और इंटू a टू द पावर 1/4 और प्लस 1/a टू द पावर 1/4 और इंटू a टू द पावर 1/2 प्लस 1/a टू द पावर 1/2। चलिए देखिए, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो a² b² जो 1/8 है 1/4 हो जाएगा, क्यों? तो इतना जाएगा ना, लेकिन माइनस आएगा, a² माइनस b²। फिर जब उन दोनों को करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी माइनस आएगा। फिर इन दोनों को करेंगे तो a माइनस 1/a, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ लीजिए, इसको और इसको गुणा करेंगे तो a² माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 1/a पर 1/4, ये माइनस हो गया, अब ये प्लस है। फिर गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो a पर 1/2 माइनस 1/a पर 1/2, फिर ये माइनस होगा और ये प्लस है। फिर गुणा करेंगे तो उसका 2 हो जाएगा, तो a पर 1 घात और माइनस 1/a पर 1 घात। 21 नंबर है, x y 3 4 2 6 समरेख होंगे। तो समरेख होने की कंडीशन में क्या होगा कि x y ऊपर लिखिए और 3 4 यहाँ लिखेंगे और 2 6 नीचे लिखेंगे और x y नीचे लिखेंगे सबसे। तो इसका गुणा इसमें तो 3y हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो 6x हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं
तो 6x प्लस 3y प्लस 8 और इधर गुणा करेंगे तो 4x और इधर गुणा करेंगे 6 3 18 इधर गुणा करेंगे तो 2y और यहाँ पर q बराबर हो जाएगा क्या है 4x प्लस 2y प्लस 18। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कब? जब समरेख होता है तब। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो q माइनस पी अपान 2। यहाँ तो समरेख है तो बराबर कर दीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए 4x इधर आएगा तो 6x में से 4x जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ 3y इधर 2y इधर आएगा तो 1y बच जाएगा, केवल y। यहाँ 8 है, यहाँ 18 इधर आएगा तो -10 बराबर 0। यही हो गया रिलेशन। देख लीजिएगा 22 नंबर है समलंब चतुर्भुज PQRS में भुजाएं PQ तथा RS समांतर हैं और PQ बराबर 2RS यदि उनके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं तो त्रिभुज OPQ तथा ORS के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो चलिए देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज के लिए दिया गया है PQRS। आइए समलंब चतुर्भुज PQRS में भुजाएं PQ तथा RS समांतर है। PQ तथा RS समांतर है और PQ ये है RS ये है। ये ठीक है और दिया है कि PQ बराबर 2RS और इन विकर्णों को मिला दिया जाए तो O पर मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? O पर। तो पूछा गया है OPQ ठीक है, त्रिभुज OPQ और त्रिभुज ORS ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये और ये, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो समरूप हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर बटे RS का स्क्वायर। ठीक है, PQ का मतलब 2RS हो गया का स्क्वायर बटा RS का स्क्वायर यानी 4 बटा 1 यानी 4 संबंध है 1। ठीक है, अगला है बिंदुओं 4 6 तथा 3 -8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में काटेगी। तो x अक्ष ये है 23 नंबर। तो x अक्ष जो है x अक्ष अगर काटती है तो लैम्डा बराबर y1 अपान y2 सीधे, और y अक्ष काटेगा तो लैम्डा बराबर x1 अपान x2। तो y1 कितना है 23 में 6 है और y2 कितना है -8 है। तो 2 3 6 2 चौके 8 -3 बटा 4 माइनस है तो अंतः विभाजन 3 संबंध 4 के अनुपात में अंतः विभाजन। ठीक है, अक्षों तथा रेखा x का अल्फा और y sin अल्फा x sin अल्फा प्लस y का अल्फा बराबर sin 2 अल्फा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले दिनों भी लगाया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल sin 2 अल्फा आएगा, पिछले दिन भी लगाया गया था। फिर देख लीजिए हम लगा देते हैं कि x का sin अल्फा प्लस y कास अल्फा बराबर sin 2 अल्फा को 2 sin अल्फा इंटू कास अल्फा लिख देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर यानी x जो है वो a है तो इसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा sin अल्फा कट जाएगा तो 2 कास अल्फा हो जाएगा, और b बराबर y तो इसको ढक देंगे तो कास अल्फा कटेगा तो 2 sin अल्फा हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल a इंटू b बाई 2 यानी 2 कास अल्फा इंटू 2 sin अल्फा अपान 2 कट जाएगा 2 sin अल्फा इंटू कास अल्फा sin 2 अल्फा। ठीक है ना, कि पिछले दिनों हमने लगाया था। बिंदु -3 -4 बिंदु 3 4 का प्रकाशीय प्रतिबिंब परावर्तित रेखा का समीकरण होगा। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, -3 -4 और 3 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y -3 -4 तो जैसे -3 और -4 और 3 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर ये दर्पण का समीकरण पूछता तो इसका लंबार्धक रेखा का समीकरण निकाल लेते। कब? जब दर्पण का पूछता तब। दर्पण नहीं पूछ रहा है, केवल परावर्तित रेखा का समीकरण। तो इन्हीं दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। तो y -y1 बराबर y2 -y1 अपान x2 -x1 और x -x1। बस इसी को निकाल लीजिए, हो जाएगा। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है,
और अगर दर्पण पूछता तब हम लगा लेते क्या कि लंबार्धक रेखा का समीकरण। ठीक है, लंबार्धक रेखा का समीकरण। चलिए अगला है, यदि रेखा 9x - 10y = 12 तथा 8x - 3 = 0 के बीच का कोण फाई है तो tan फाई का मान निकालिए। चलिए आइए देख लेते हैं। ये है 26 नंबर। है कि 9x - 10y + 12 = 0 और 8x, देखिए यहाँ पे 8x - 3 = 0 तो x बराबर हो जाएगा 3/8। 3/8 तो 3/8 तो 3/8 मान लेते हैं कि यहाँ पर है 3/8। ठीक है, यहाँ पर ये तो y के समांतर हो गया, इसका समीकरण ये है। और दूसरा दिया है 9x - 10y = 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x को ढक दें तो y का मान कितना हो जाएगा, तो -12/10। -12/10 यानी 6/5 माइनस में y का मान, तो नीचे हो जाएगा -6/5 यानी यहाँ पर होगा -6/5। -6/5 यहाँ पर होगा। और जब इसको ढक देंगे तो x का मान आ जाएगा 12/9, तो 3 चौके 12, 4/3 प्लस आएगा तो यहाँ पर कहीं होगा। और इसको मिला दें ऐसे तो ये रेखा का समीकरण हो गया ये। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण तो ये होगा ना फाई, यही पूछ रहा है। इसके और इसके बीच का कोण तो ये फाई पूछ रहा है। अब देखिए जरा, ये कोण आपको पता है, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब जब ये थीटा है और ये 90 अंश है, देखिए आप ये 90 अंश है, ये थीटा है, तो ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा 90 - थीटा। क्लियर है, तो अगर tan लगा दे इसमें तो tan फाई बराबर हो जाएगा tan 90 - थीटा, यानी क्या हो जाएगा cot थीटा। अच्छा जरा आप देखिए यहाँ से कि इसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है -x का गुणांक, तो -9/-10 यानी 9/10। तो tan थीटा बराबर 9/10 है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/9 यानी tan फाई बराबर हो जाएगा 10/9। ठीक है, चलिए बिंदु 3, 4 की रेखा 4x - 3y + 12 = 0 से न्यूनतम दूरी होगी। न्यूनतम दूरी का मतलब है कि बिंदु से डाले गए रेखा पर लंब की लंबाई। तो किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का जो फार्मूला होता है b, वो तो आप जानते हैं कि a1x + b1y ax1 + by1 + c/√a² + b² होता है। इसी में रख दीजिए 3, 4 यानी 4x - 3y + 12, तो 4x तो 4x1 का मान है 4। ठीक है, और -3y y1 का मान है, x1 का मान है 3 और y1 का मान है 4, 3 का मैं 4 दिया है, और प्लस 12/√, अंडर रूट हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बस ये जाएगा p, निकाल लीजिएगा जितना भी आएगा। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C की आंतरिक अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसका अर्धक और इसका अर्धक यानी ये b/2 और ये c/2 O पर मिलता है। ये आपको पता है कि a + b + c बराबर होता है 180 अंक, तो a/2 + b/2 + c/2 बराबर हो जाएगा 90 अंक। तो b/2 + c/2 बराबर 90 - a/2 हम लिखेंगे। अब देखिए इसमें अगर ये फाई है तो फाई प्लस इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है BOC देख रहे हैं ना, ये फाई प्लस b/2 + c/2 बराबर हो जाएगा 180। अब b/2 c/2 के जगह पर 90 - a/2, तो फाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस इधर आ जाएगा 90 - a/2। इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 हो जाएगा और प्लस a/2। ठीक है, और a का मान 60 है तो 60 का आधा 30 जोड़ देंगे तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120।
यानी फाई का मान 120 अंश हो जाएगा। त्रिभुज ABC में यदि लंब AD बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 10/√3 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 10√3 सेंटीमीटर है तो कोण BAC का मान होगा। चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में यदि लंब AD 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC में लंब AD 10 सेंटीमीटर और BD 10/√। त्रिभुज ये ABC है, ABC, A से इस पर लंब डाला गया AD और AD का माप है कितना 10 सेंटीमीटर, BD कितना है 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और CD है 10√3 सेंटीमीटर। तो कोण BAC इसका मान बताना है पूरे का, ठीक है। चलिए, अगर ये अल्फा है और इधर बीटा है तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब ये आधार ये, तो 10/√3 अपान 10 यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा कितना 30 अंश, 35 अंश, यानी अल्फा बराबर 30 अंश। उसी तरह tan बीटा अगर निकाल लें तो 10√3 अपान 10 तो ये हो जाएगा √3 यानी tan 60, तो बीटा बराबर हो गया 60। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60 बराबर कितना 90 अंश, ठीक है। ये था 29 नंबर। 30 नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 व 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई होगी। देखिए कहा जा रहा है कि 12 है और ये 3 है, ठीक है, ये 12 है इधर 3 है, तो R1 R2 तो दिया गया है, ये D बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, R1 बराबर 12, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो T बराबर इन पर खींची गई अनुस्पर्शी की लंबाई T बराबर √D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसी में रख कर निकाल लीजिए। और D की जगह पर कितना है 15 है, R1 R2 दिया ही गया है। चलिए अगला है, एक वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उनमें से एक जीवा के खंड 5 और 6 है जबकि दूसरी जीवा 10 और 3 है, तो वृत्त का व्यास होगा। कहा जा रहा है कि कोई वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। यानी देखिए ये वृत्त है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये 5 और 6 है, ये 10 और 3 है, ये समकोण पर काटती हैं। ये AB है और ये CD है और ये जो कट कर रहे हैं P है, ये केंद्र है जो O है। तो अब देखिए कि यहाँ से जब हम इस पर लंब डालेंगे तो ये 5 और 6 11, तो इधर हो जाएगा 11/2, 11/2। तो जब इधर 11/2 हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से ये 6 था, ये 5 कर दें और इधर 6 कर दें, तो इधर 6 है तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, तो इसका मतलब है कि 11/2 इधर हो गया, तो 1/2 इधर बचा है, ठीक है। अब देखिए 10 ऊपर है 3 नीचे है, तो 10 3 13, तो यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल दें तो ऊपर हो जाएगा 13/2, क्योंकि 10 और 3 13, पूरा 13 है, तो ये तो मध्य में होगा ना 13/2। अब यहाँ से यहाँ तक कितना था 10 था, तो 10 में से 13/2 घटा दें, 13/2 घटा देंगे, 20 में से 13 जाएगा 7/2, यानी नीचे बच गया 7/2, ठीक है।
अब देखिए ये 7/2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 7/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7/2, क्योंकि ये 90 ये भी 90। 7/2 ये है, 1/2 ये है, तो यही पूछा गया है। सॉरी 7/2 हो गया, तो 7/2 अगर ये हो गया तो यहाँ से r पूछा गया है, त्रिज्या पूछा गया है, तो r के लिए अंडर रूट ये 11/2 का स्क्वायर और प्लस 7/2 का स्क्वायर। यहाँ से या अगर 1/2 है तो ये 1/2 कर दें, और ये 13/2, तो इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ से r बराबर 1/2 का स्क्वायर प्लस 13/2 का स्क्वायर। बात एक ही है, चाहे दोनों में से कोई से निकाल लीजिए। और r का मान आ जाएगा तो 2r कर देंगे, व्यास आ जाएगा। ये 31 था। 32 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 144 वर्ग सेंटीमीटर था, 225 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिए गए हैं। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं कि a1 स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर 144 बटा 225। अब 144 कितना है? तो 12 का स्क्वायर बटा 15 का स्क्वायर, यानी a1 अपान a2 बराबर है 12/15, यानी 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यानी 4/5। 4 संबंधे 5 का अनुपात है। ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5/2 वर्ष में इतना 1062 रुपया 50 पैसा एवं 4 वर्ष में दिया गया है कि 11,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अगर देखा जाए, इसमें आ जाओ बैठ जाओ। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, नीचे से आना। चलिए देख लेते हैं 33 में कहा जा रहा है कि एक जो है धनराशि साधारण ब्याज पर 5/2 वर्षों में, तो मिश्रधन दिया गया है 1062 रुपया 50 पैसा, 1062 रुपया 50 पैसा हो जाता है। तो ये P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपान 100। इसका मतलब P प्लस P इंटू आर नहीं पता है, तो R इंटू टी है 5/2 वर्ष अपान 100। ठीक है, तो ये है 1062.5 समीकरण 1। अब दूसरा है कि 4 वर्षों में 11,000 हो जाता है, तो 4 वर्षों में यह 11,000 हो जाता है, तो 11,000। ठीक है, तो P प्लस P इंटू आर इंटू 4/100, ये है 2। अगर हम यहाँ से घटा दें, ठीक है, घटा देंगे तो P क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 11,000 में से इतना घटा देंगे और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, तो P इंटू आर अपान 100 आप कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस और ये 5/2, इस नीचे वाले में से ऊपर घटे तो यहाँ भी नीचे वाले में से ऊपर घटा दीजिएगा। 4 माइनस 5/2। ठीक है, और यहाँ 11,000 माइनस 1062.5। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? P इंटू आर बाई 100 आपका आ जाएगा। जब P इंटू आर बाई 100 आप निकाल लेंगे तो यह मान यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर P इंटू आर बाई 100 इसमें रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? P का। ये दिया है, इसका मान रखेंगे, ये 5/2 है ये, तो केवल बचेगा P का मान निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 100 रुपया प्रति माह जमा करता है तथा 8% की वार्षिक एनुअल रेट से ब्याज पाता है। 1 वर्ष के बाद परिपक्व राशि क्या होगा? तो अब देखिए, हर महीना वो 100 रुपया जमा करता है, तो पहले महीने 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, दूसरे महीने फिर 100 रुपये जमा कर दिया तो 100 रुपया जो पहला था वो तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरे महीने यानी इसका मतलब 100 रुपया पहले का, दूसरे महीने 200 का, तीसरे महीने 300 का, चौथे महीने 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। अंतिम महीने में 1200 रुपये पर ब्याज मिलेगा उसे।
तो कुल जो हर महीने का जो ब्याज वाली राशि है वो जोड़ दें इसको, तो जोड़ देंगे तो इसमें जो है 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट टाइम्स 1 12। इसका मतलब ये है कि 100 गुणे ये हो जाएगा कि 12 गुणे 13/2 n × n + 1/2। तो ये 2 छक्के 12, 13 छक 78, तो 7800 रुपया तो पी हो गया। अच्छा, आर जो है एनुअल रेट है 8%, तो 8% है तो आर दिया है 8% वार्षिक, तो एक महीने का 8/12% मासिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 गुना के 8 4 3 12 2/3% हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3% है और एक महीना है, टी बराबर एक महीना, तो आई बराबर निकाल लेंगे P × R × T/100, यानी 7800 गुणे 2/3 गुणे 1 और पूरे का बटा कितना 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम भाग दें इसमें तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6 और 3 छक्के 18, 26 दूना के 52, तो 52 रुपया ब्याज मिल गया। 52 रुपया ब्याज है और उसके अकाउंट में लास्ट महीने में कितना रुपया उसने जमा किया 1200 रुपया ये और 52 रुपया ये, तो टोटल परिपक्व राशि जो उसका हो जाएगा 1252 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर है, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका आयतन क्या होगा। पिरामिड का 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ठीक है, और इसका पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज है। पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यानी 10 10 वो भी है। ठीक है, तीनों कोण जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं 10 10 हैं, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो इसका आयतन क्या होगा। आप देखिए, जैसे कि कहा ये जा रहा है कि अगर सपोज दैट ये वर्ग है, ध्यान समझिएगा, ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10 है, और जब ये 10 10 है तो ये आधा इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अब जो ये पिरामिड बनेगा, तो पिरामिड के अनुसार आप देखेंगे कि जैसे ये पिरामिड है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे बनेगा ये, तो ये जो कोण है ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये कह रहा है कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तभी तो इधर समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब ये है कि जो इधर का झुका हुआ तल होगा उसकी जो अगर हम निकालें स्मॉल एल, ठीक है, तो स्मॉल एल जो हो जाएगा, जो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसी की माध्यिका हो जाएगी, और माध्यिका हो जाएगा √3/2 × a का मान 10, यानी 5√3 हो गया। ये तो एल हो गया, एल पता हो गया, और देखिए ये आर कितना है 5 है। जब आर और एल पता हो गया तो एच निकालना है। आयतन के लिए आपको चाहिए क्या, एच, वॉल्यूम निकालना है तो एच भी चाहिए, तो एच के लिए √L² - R², एल के जगह पर है 5√3 का स्क्वायर और माइनस आर के जगह पर 5 का स्क्वायर, तो एच का मान आ गया। जब ये एच का मान आ गया तो नीचे का जो ये क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल ए, आधार का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100। ए पता हो गया, एच पता हो गया, तो पिरामिड का आयतन होता है a × h/3। इसी में रखकर आप निकाल लेंगे a × h/3 आयतन आ जाएगा। ठीक है, 36 नंबर है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज अपनी एक भुजा के परितः परिक्रमा करता है, उत्पादित ठोस का आयतन होगा। हमने बताया था समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए भी, ठीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंट भी लगवाया था रिवीजन की क्लास में, सारा कुछ बताया हुआ है, और उन्हीं सब से आप देखो जितना भी हम सॉल्व कर रहे हैं सब उसी से आ रहा है, जितना हम रिवीजन क्लास में बताए हैं सब उसी से है, कोई भी बाहर अभी तक हमको मिला नहीं है। चलिए देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो आप देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके परितः अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये बनेगा, उत्पादित जो ठोस होगा वो इस तरह का होगा, जिसके लिए त्रिज्या ये r होगा, और r जो है माध्यिका की लंबाई होगा, तो √3/2 × 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 5√3, तो ये तो r हो गया, और उत्पादित ठोस का जो वॉल्यूम होगा v जो हो जाएगा वो 2 × π/r², r यही होगा, इंटू एच, एच के जगह पर ये a/2, तो a/2 का मतलब है इंटू h/3। ठीक है, ये दो हम क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दो त्रिभुज, दो शंकु है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो चलिए 2/3 πr², अब r का मान है 5√3 का स्क्वायर, और h यानी 10 है तो आधा कितना हो जाएगा 5,
सॉल्व कर लीजिएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। 37 है कि एक घन के तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात, यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छूता हुआ जा रहा है, यानी क्यूब है और क्यूब के अंतर्गत स्फीयर बनाया गया है और इतना बड़ा स्फीयर बनाया गया है कि सभी जितने भी सरफेस हैं क्यूब के उन सभी को टच करता है, स्पर्श कर रहा है। तो जब टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्यूब के आधी लंबाई के बराबर a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो a/2 हो गया और इसका आयतन, स्फीयर का जो आयतन हो जाएगा, स्फीयर का आयतन जो हो जाएगा वो तो 4/3 पाई r³ यानी a/2 का ये क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई a³ अपान हो जाएगा 8। ये हो गया स्फीयर के लिए। ठीक है, और क्यूब के लिए हो जाएगा, क्यूब के लिए वॉल्यूम, तो ये a³ है, तो ये a³ और स्फीयर का जो वॉल्यूम है उससे का रेशियो पूछा गया है। तो a³ अपान ये लिख देते हैं 4π/3 a³/8। ठीक है, अब देखिए a³ से a³ कट जाएगा, ये 4 × 8, 2 चला जाएगा, ऊपर 2 3 6, तो 6/π अर्थात 6/π। ठीक है, तो इस तरह आज हमने पेपर जो टेस्ट लिया गया था तीसरा, उसका सॉल्यूशन हमने किया है जिसमें मैथ है। तो अब हम लोग करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का सॉल्यूशन हम लोग अब करेंगे। इसमें जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो केवल हिंट ही देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग जो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे, लिखा गया है 38 नंबर देखेंगे, 0.00542 कोटि मान पूछा गया है। कोटि मान यानी आर्डर पूछा गया है। तो इसमें क्या निकालेंगे, 1 2 3 अर्थात 5.42 × 10⁻³ ये वैल्यू जो है 3.16 से अधिक है, 3.16 से अधिक है 5.42। ठीक है, इसलिए आर्डर बताते समय इसमें एक जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आर्डर हो जाएगा -3 + 1 अर्थात 10⁻²। एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक लिस्ट काउंट दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.1 मिलीमीटर mm यानी 0.01 सेंटीमीटर। इसकी शून्यांक त्रुटि इसका दिया गया है, शून्यांक त्रुटि दिया गया है 0.4 माइनस ऋणात्मक नेगेटिव है 0.4 मिलीमीटर यानी 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर। यदि छड़ की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 3.6, मुख्य स्केल का पाठ्यांक जो है 3.6। ठीक है, तो तथा वर्नियर का चौथा भाग जो है स्केल के एक अंकन के समरेखी है जो छड़ की लंबाई। अब देखिए छड़ की लंबाई ज्ञात करते समय जो मेन स्केल है 3.6 और प्लस लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट है 0.01 और इनटू जो खाना मिल रहा है तो चौथा भाग तो 4 और माइनस शून्यांक त्रुटि कितना है तो 0.04 तो -0.04। अब ये हो जाएगा 3.6 प्लस 0.04 और प्लस 0.04, ये हो जाएगा 3.6 और ये 8 हो जाएगा तो 3.68। ठीक है, चलिए संवेग तथा बल में संबंध। तो ये तो आप जानते हैं संवेग परिवर्तन का दर बल कहलाता है, यानी F जो होता है ΔP/ΔT होता है। ठीक,
इसमें P इंटू टी बराबर mv, P फोर्स को दर्शा रहा है। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। स्थिर ताप है कांस्टेंट, ठीक है, और कह रहा है कि 20% कम करने के लिए, आयतन कम करने के लिए, तो ताप जो है कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल 1/V, ठीक है, और 20% कम, आयतन को 20% कम करना है, तो प्रेशर के लिए हो जाएगा V पर -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस V/100 टू द पावर -1 गुणे 100, यही होता है, फार्मूला बना लेंगे। और ये हो जाएगा 1 माइनस 20/100 टू द पावर -1 और गुणे 100, ये हो जाएगा 20 पाँचे 100, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5 तो ये हो जाएगा 5/4 -1 और गुणे 100, तो 4 में से 5 4 जगह 1/4 गुणे 100, यानी 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 50 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 10 ग्राम भाप में डाल देने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 10 ग्राम भाप में डाल देने पर मिश्रण का ताप होगा। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 50 ग्राम बर्फ को, 50 ग्राम बर्फ है तो बर्फ को 50 ग्राम है तो 50 गुणे 80, ये पानी में बदला लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तो 50 गुणे S का मान 1 और डेल्टा T बराबर हो जाएगा MS वाष्प द्वारा दी गई ऊष्मा। वाष्प है कितना, 10 ग्राम भाप है तो 10 गुणे 540, ठीक है, 540 गरम की गुप्त ऊष्मा, लेकिन टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, परंतु अब पानी में बदल चुका है, और पानी में बदल चुका है तो 10 ग्राम गुणे 100 माइनस T, ठीक है, और ये केवल T कर देते हैं, T -0 हो जाएगा तो T। चलिए तो ये हो जाएगा 5 बटे 40, 0 0 0 4000, और ये हो जाएगा 50T बराबर ये 0, ठीक है, और ये 5 चौके 20, 0 0 0 0 4 5 5400, और प्लस, ठीक है, और ये 10 का गुणा कर दें तो 1000 माइनस 10T, तो ये 1000 और ये कितना हो जाएगा 6400 माइनस 10T, और इधर हो गया 4000 और प्लस 50T इधर आएगा तो 60T बराबर 6400 माइनस 4000, इधर हो जाएगा 2400, 60T, तो T बराबर हो जाएगा 2400 बटा 60, 0 0 6 चौके 24, कितना आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता, उस तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, E प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, किसी कणिक का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 473 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसकी ऊर्जा होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 473 हो जाता है, तो चलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 473 हो जाता है तो उसकी ऊर्जा कितना बढ़ गया, कणिक, कणिक का मतलब रेखा अर्थात विकिरण। ठीक है, तो विकिरण, तो उसकी ऊर्जा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है T पर 4 घात के, तो हम देखेंगे E1/E2 तो 273, तो 273
और प्लस 100 टू द पावर 4 अपान 273 प्लस 473 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 373 बटा ये हो जाएगा 3 3 6 7 7 14। ठीक है, और 4 2 6 1 7 पर 4। तो ये 2 बार में कट जाएगा क्या, 2 3 6 2 14 2 3 6 1 7 2 बार 1/2 1/2 पर 4 घात यानी 1 और 2 पर 4 घात का मान 16। तो E1 अपान E2 E2 बराबर हो जाएगा 16 इंटू E1 यानी 16 गुना हो जाएगा। किसी नाव पर अधिकतम 1500 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग जल में डूबता है तो नाव का भार है। अब देखिए कहा ये जा रहा है कि ये पानी के अंतर्गत जो है नाव है, इसका ये जो भाग डूबा है ये 1/5 भाग है, और जो ये खाली जो है जो इधर है तो 4/5 भाग। तो ये 4/5 भाग के लिए 1500 किलोग्राम का वजन हम रख सकते हैं। 4/5 भाग के लिए 1500 किलोग्राम का वजन रख सकते हैं। तो 1/1 भाग के लिए कितना रखा जा सकता है, तो 1500 गुणे 5/4 1 भाग के लिए। इसलिए 1/5 भाग डूबा है तो 1/5 भाग के लिए कितना रखा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा कितना कि 1500 गुणे 5/4 गुणे 1/5 5 5 घट गया, इसे भाग दीजिए। 4 3 12 3 4 7 28 2 4 5 20 375 किलोग्राम। एक भवन में 60 वाट के 10 बल्ब और 100 वाट के 4 बल्ब 80 वाट के 4 पंखे लगे हैं। कहा जा रहा है 46 60 वाट के 10 बल्ब, U1 60 वाट के 10 बल्ब हैं, ठीक है, और 100 वाट के 10 बल्ब 100 वाट के 4 बल्ब 80 वाट के 4 पंखे तथा 1 किलोवाट का 1 हीटर लगा है। प्रतिदिन बल्बों को 5 घंटे, तो ये 5 घंटा जल रहा है प्रतिदिन, ठीक है। और 30 दिन तो 30 का गुणा कर दें 1000 से गुणा 1 2 3 1 2 3, तो ये U1 निकाल लीजिएगा। U2 जो आएगा 10 बल्बों की संख्या और 100 वाट के 4 बल्ब, तो 100 गुणे 4 गुणे 5 घंटा गुणे 30/1000, ये U2 है। U3 जो निकालिएगा 80 वाट के 4 पंखे और 10 घंटा जो है पंखों को चला जाता है, तो 80 वाट के 4 पंखे 10 घंटा चला जा रहा है 30 दिन के लिए, तो 1000। ये U3 हो गया। 1 किलोवाट का 1 हीटर U4, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट गुणे 1 और कई घंटा 2 घंटा गुणे 30/1000, ये हो गया U3 हो गया। तो 220 वोल्ट है, तो एक माह में 30 दिन में 80 पैसा प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा कितना खर्च होगा, तो ये पूरा निकाल लीजिएगा। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये हो जाएगा U, और जो U आएगा उसी में 80 पैसा यानी 0.8 का गुणा कर दीजिएगा, रुपया में बदल जाएगा कितना खर्चा होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर दृष्टि बिंदु 2 मीटर है। दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस शक्ति का लेंस लगाना होगा, चलिए, यानी कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु 2 मीटर है, यानी 2 मीटर पर देख सकता है, तो V बराबर है 2 मीटर, ठीक है, और U बराबर है 0.25, क्या लिखेंगे 0.25। तो F का मान निकालना है, तो F का मान कितना होगा, तो चलिए F का मान हो जाएगा यहाँ पर सारी, ये जो 2 मीटर दिया गया है ये 2 मीटर V है यानी प्रतिबिंब है,
और इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। और दूर का देखना है, जबकि 2 मीटर से कम की दूरी को देख सकता है। तो 2 मीटर से कम की दूरी को देख सकता है, इसका मतलब दूर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब 2 मीटर पे बने, अर्थात इनफाइनाइट पे रखे हुए प्रतिबिंब, इनफाइनाइट पे जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनना चाहिए, 2 पर बनना चाहिए। और जब 2 पर बनेगा तो उसकी जो है आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो 2 पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर जो हो जाएगा वह है 2। V बराबर क्या है, 2 है। तो जब V बराबर 2 है तो इसका मतलब ये है कि V का मान कौन सा प्रश्न था, 47। तो 47 में V का मान दिया गया है 2 मीटर। V का मान क्या दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। तो जब V का मान 2 मीटर आपको पता है, V की वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर से कम पर वस्तु अगर है तो उसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। 2 मीटर से अधिक अगर रखे हैं तो हम प्रतिबिंब उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब हम कहाँ रखें ताकि वह बन पाए, इसका मतलब है कि पॉइंट इनफाइनाइट पर रखेंगे तब बनेगा 2 मीटर पे ना। तो इनफाइनाइट पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब 2 मीटर दूरी पर बनता है। तो इनफाइनाइट पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा चाहे किसी के द्वारा अगर देखा जाए तो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इसका मतलब यह फोकस ही तो है 2 मीटर। और 1/f बराबर होता है डायोप्टर में बताना है इसका पावर। इसका मतलब 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। कौन सा प्रश्न था, 47, ठीक है। तो 0.5 डायोप्टर, और ये अवतल लेंस होगा, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो निकट है, न कट, यानी निकट में 3 अक्षर है तो अवतल लेंस, 4 अक्षर वाला लगता है तो अवतल, ठीक है। चलिए, एक बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। पारे का अपेक्षित घन 13.6 के स्थान पर 0.8 अपेक्षित घनत्व वाला द्रव लिया जाए तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। तो HDG, G तो बराबर है तो H1D1 बराबर H2D2, ठीक है। H1D1 बराबर H2D2, G तो कट जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर है, ये 75 हो गया। D1 दिया है 13.6, H2 ज्ञात करना है, D2 है 0.8, तो H2 बराबर हो जाएगा 75 गुणे 13.6 बटा 0.8, ठीक है। तो ये 8 एकम 8, 5, ये पॉइंट है, 10 से गुणा कर दीजिए, हट जाएगा। ये 8 एकम 8 बचेगा 5, 56, 8 7 56, अब 17 बचे 85, ठीक है। और ये बचेगा 17 बचे 85 और 17 छक्का 102, 7 7 49, 7 कम 7 4 11, क्यों 119, और 119 में 8 जोड़ दीजिए तो 27, ठीक है। ये हो जाएगा 127, 1275 सेंटीमीटर। साल कर लीजिएगा तो 12.75 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो मीटर बदल दीजिएगा। चलिए 49 नंबर, यदि बर्फ का घनत्व 0.92 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा समुद्री जल का घनत्व 1.03 गुणे 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है तो बर्फ के शिला का कितना प्रतिशत आयतन जल के बाहर रहेगा। तो आप जानते हैं कि जल के बाहर कितना रहेगा, अर्थात जैसे ये मान लेते हैं कि इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया तो ये भाग जो है ये बर्फ आया तो इतना भाग पानी में चला गया, ठीक है। तो इसके द्वारा जो पानी आया है, इस पानी का वजन तो इस बर्फ के वजन के बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं कि इसका आयतन है V, पूरे का आयतन क्या है V, द्रव्यमान क्या है M, तो ये तो द्रव्यमान M ही होगा ना। यदि बर्फ का घनत्व 0.92 × 10³ है
आयतन V है तो इसका द्रव्यमान जो m हो जाएगा वो d इंटू ये तो कितना हो गया V1 हो गया, तो V1 इंटू क्या d dw बराबर हम लिखेंगे क्या V इंटू d, ठीक है। तो V1 बराबर हो जाएगा V इंटू d अपन dw, तो V इंटू d अपन dw, और d क्या है 0.92 है और dw कितना है 1.03 है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 92/130, ठीक है। V1 तो बाहर कितना है तो डेल्टा V बराबर ये घटा दे तो V1 माइनस 92/130 गुणे V, तो 103 में से 92 चला जाएगा, 103 माइनस 92/130 इंटू V, तो ये हो जाएगा कितना 103 में से 92 जाएगा तो 11/130 V डेल्टा V, इसलिए प्रतिशत में निकालना है तो डेल्टा V अपन V गुणे 100, तो ये 11/130 और पूरे का बटा V, तो V भी कट जाएगा गुणे 100, तो ये 1100/130, बस यही प्रतिशत हो गया, निकाल दीजिए। किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 600 कंपन प्रति सेकंड है तथा ध्वनि तरंगों की लंबाई 2/3 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो ध्वनि की चाल तो बराबर है, ध्वनि की चाल y में तो बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 600 गुणे 2/3, ठीक है। v बराबर n लेंडा बराबर हो जाएगा तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणे n, तो n कितना हो जाएगा तो 600 गुणे 2/3/100, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा 0 0 कट गया तो 3 दूना के 6 2 दूना के 4, ठीक है। v बराबर n लेम्डा, तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, देखिए गड़बड़ हो गया ना, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये 400, n बराबर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। 51 है कि एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि ज्वाला की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ज्वाला की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ज्वाला की लंबाई 12, 4 गुना के 8 4 के 12, ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने उसे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v दिया गया है, तो m बराबर आप जानते हैं कि v अपान u होता है, तो v दिया यानी 2/3 बराबर v दिया है कितना 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो 24/u, तो u बराबर हो जाएगा कितना, तो u का मान हो जाएगा 24 गुणे 3/2 यानी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने उससे तो 24 तो माइनस हो जाएगा, -36 -24, ठीक है। तो u बराबर हो गया -36। दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रख कर निकाल लेंगे, ठीक है। दर्पण है तो प्लस रख कर निकल जाएगा, अब तो v का मान 24 दिया, u का मान 36 आ गया। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब फोकस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी है। अब देखिए कहा जा रहा है कि कोई अवतल दर्पण है और जिसका अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है आप देखिए, जैसे अवतल दर्पण है और ये F है, ये C है, यहाँ पर कोई वस्तु अगर रखे हैं तो आप जानते हैं कि फोकस
से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे, तो 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसका मतलब ये तो f है, तो इसका मतलब ये है कि u बराबर हम लिखेंगे f प्लस कितना 15, f प्लस 15 और v बराबर लिखेंगे f प्लस 60। ठीक है, ये u हो गया, ये v हो गया, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी में f का मान v और u का मान f के पदों में रख दें, दोनों ऋणात्मक होगा तो रख कर f का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु, अच्छा 53 नंबर है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 अंश है तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। अब देखिए कहा ये जा रहा है कि जब आपतन कोण है 60 अंश, ठीक है, तो जब ये द्रव में जाता है तो इधर से न जाकर बल्कि 15 अंश विचलित हो जाता है, 15 अंश इधर से कम हो जाता है, तो ये जो हो जाएगा वो 45 अंश होगा ना। r बराबर 45 अंश, i बराबर 60 अंश, तो n बराबर होता है साइन i अपान साइन r, यानी साइन 60 अंश बटा साइन 45 अंश। साइन 60 अंश का मान √3/2 और 45 का मान 1/√2, यानी ये हो जाएगा कितना, तो रूट के अंतर्गत 3/2। ठीक है, 54 नंबर है कि 2 तथा 2.5 डायोप्टर क्षमता के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखने पर संयोजन की क्षमता क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में, दोनों को जोड़ दें तो 2 + 2.5 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 * 4.5, तो ये तो P हो गया, तो F बराबर हो जाएगा 1/P अर्थात 100/4.5, ये हो जाएगा F। निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 100/4.5। ठीक है, चलिए 4.5 डायोप्टर उसका क्षमता आ जाएगा और 100 में 4.5 का भाग सेंटीमीटर में निकल जाएगा। अगला है कि एक तार में 2 मिलीसेकंड में 400 माइक्रोकूलाम का आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या होगा। यानी T बराबर दिया है 2 मिलीसेकंड, T बराबर दिया है 2 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, मिलीसेकंड, और माइक्रोकूलाम Q बराबर दिया है 400 माइक्रोकूलाम × 10⁻⁶ कूलाम। I बराबर आप जानते हैं कि Q/T, तो 400 × 10⁻⁶ अपान 2 × 10⁻³ ये 200 हो जाएगा, और 200 × 10⁻³ हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, या 200 मिली एम्पियर। हो गया, चलिए 200 मिली एम्पियर या 0.2 एम्पियर। ठीक है, अगला है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं तथा इसकी द्वितीयक कुंडली में 50 फेरे हैं। यदि द्वितीयक में धारा 20 एम्पियर है तो प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगा। तो चलिए, धारा जो होता है चक्रों की संख्या के व्युत्क्रम होता है, यानी N1/N2 बराबर होता है I2/I1। इसी में रख दीजिए, प्रथम कुंडली में 200 फेरे हैं और द्वितीयक में 50 फेरे हैं। यदि द्वितीयक में धारा 20 एम्पियर है तो प्रथम में धारा पूछा गया है I1 बराबर 20 × 50/200, 1 2 1 2, यानी कितना आ गया, 5 एम्पियर। ठीक है, ये था फिजिक्स में सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो टेस्ट तीसरे का सलूशन हमने किया है आज। ठीक है, अगले दिन मिलेंगे तो हम इसके आगे का चर्चा करेंगे, और कल टेस्ट आप लोगों का है चौथा पेपर का। ठीक है, जितने लोग रिवीजन की क्लास चाहते हैं वह व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लें। रिवीजन की क्लास उनको पूरा का पूरा रिवीजन की क्लास हम दे देंगे। जितना हमने रिवीजन की क्लास में बताया है
सारे के सारे वही प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। आपने टेस्ट में भी देखा कि जो भी जितने लोग किए हैं क्लास, उनको भली बात पता है कि कितना उसमें से आ रहा है, कितना बाहर का आ रहा है। तो रिवीजन की क्लास अगर नहीं किए हैं, आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो रिवीजन की क्लास अलाउ करा लीजिए तुरंत। तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए, हम रिवीजन की क्लास आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर पा जाए। तो कल मिलेंगे तो आगे ये टेस्ट का सलूशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।